क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अभिषेक, अभिषेक नाम है। कुलदीप, क्या नाम? कपिल। वो कहाँ है दोनों भुआ मामा वाले? तुम्हारा भाई कहाँ गया? बीमार हो रहा। चलो पढ़े। क्या पढ़ रहे थे अपन? पीएच पढ़ रहे थे। पीएच क्या होता है? किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो ऋणात्मक लघु गुणक का मतलब है माइनस लॉग करना। तो इसका एक सूत्र है, शायद नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। पीएच का क्या सूत्र होता है? तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये कोष्टक बताता है सांद्रता कौन से आयनों की? हाइड्रोजन आयनों की, और माइनस लॉग। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लॉग 1/, हाइड्रोजन आयन। तो दोनों ही किसके फॉर्मूला है? पीएच के। तो दोनों सूत्र लिख लीजिएगा पीएच के। नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया, दोनों लिखे हुए। क्या बात है। एक मिट्टी की बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ईसी। क्या बोलते हैं? ईसी को इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पहला पहला जो लेटर है वो उठा लिया इन्होंने। इलेक्ट्रिकल का ई और कंडक्टिविटी का सी, तो क्या बन गया? ईसी। अब ये मिट्टी में क्या बताती है आपको पता है? अच्छा, आपने बहुत बार देखा होगा घर में कहीं करंट आता है, आप लकड़ी की सहायता से यदि उसको स्विच को बंद करें तो करंट फैलता नहीं है, लेकिन लोहे की रोड से यदि आप स्विच ऑन करेंगे तो फैलेगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि लकड़ी की रोड के अंदर या लकड़ी के किसी डंडे के अंदर करंट का प्रवाह नहीं होता, विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन लोहे के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। तो कुछ पदार्थ तो विद्युत के प्रवाह वाले होते हैं, चाहे विद्युत चालक है, और कुछ पदार्थों में विद्युत चालकता नहीं होती। अब मिट्टी में विद्युत चालकता होगी या नहीं होगी, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक जल की मात्रा और दूसरा नमक की मात्रा। किस किस की मात्रा? जल की और नमक। नमक को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? तो लवण की मात्रा यदि किसी मिट्टी में ज्यादा होगी तो उसकी विद्युत चालकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। शुद्ध पानी में विद्युत चालन नहीं करता, लेकिन पानी में नमक मिलाएंगे, लवण मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? विद्युत का चालन होगा। तो याद रखना, लवण की मात्रा बढ़ने पर मृदा में, किसकी मात्रा बढ़ने पर? लवण की मात्रा बढ़ने पर, मात्रा बढ़ने पर विद्युत चालकता भी क्या होती है? बढ़ती है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी में लवणों की मात्रा ज्ञात करनी हो तो हम सीधे क्या ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत चालकता। क्योंकि जिस मिट्टी की विद्युत चालकता ज्यादा होगी उसके लवण की मात्रा भी, और जिसमें विद्युत चालकता कम होगी उसमें लवणों की मात्रा भी कम होगी। तो याद रखना, विद्युत चालकता की सहायता से लवणों की मात्रा का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? लवणों की मात्रा का। तो लवणों की मात्रा का किससे पता लगाया जाता है? किससे? विद्युत चालकता से, ईसी से। किसी मिट्टी की ईसी ज्यादा होगी तो उसकी लवणों की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा। तो ईसी समानुपाती होती है किसके? लवणों की मात्रा के। ईसी कम होगी तो लवणों की मात्रा भी क्या होगी? कम। किसी मिट्टी में लवणों की मात्रा ज्यादा है तो उस मिट्टी को हम क्या बोल देंगे? लवणीय मृदा। तो किसी मिट्टी को लवणीय है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए भी क्या ज्ञात करना जरूरी है? ईसी। और ईसी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है मात्रक। क्या इंपॉर्टेंट होता है? मात्रक। क्या होता है ईसी का मात्रक? मिली महोज पर सेंटीमीटर या डेसी साइमन पर मीटर। इसको तो बोलते हैं, देखो, मिली महोज। क्या बोलते हैं? मिली महोज प्रति सेंटीमीटर। और इसको बोलते हैं डेसी साइमन प्रति मीटर। तो क्या है? मिली महोज पर सेंटीमीटर या डेसी साइमन पर मीटर। ये किसके किसके मात्रक है? ईसी के। लिखे हुए हैं? नहीं लिखे तो लिख लेना, लिखे हुए। अब एक बात और याद रखना
किसी भी मिट्टी की ईसी 2 डेसीसाइमन पर मीटर से कम है तो वो मृदा क्या है? अलवणीय मृदा है। वो लेने गए, बाहर होंगे खिड़की पे। और यदि 2 डेसीसाइमन पर मीटर से अधिक है तो मृदा क्या होगी? लवणीय कैटेगरी में चली जाएगी। वैसे तो याद रखना 2 की जगह आपको याद रखना है 4। क्या याद रखना है? 4 डेसीसाइमन। लिख लीजिए। ये भी लिख लीजिए दोनों। अभी तो बस एक पेज हुआ है। लिख लिया? तो याद रखना ये। अच्छा, एक मिट्टी का और गुणधर्म है जिसको बोलते हैं CEC। यही है। और दूसरे वाले भैया कहाँ हैं? क्यों? अच्छा अच्छा, एक ही सेट। मैंने सोचा वो अच्छा बंदा नहीं है, मैं अच्छा हूं सर, मैं जीत गया। आ रहा है? कोई नहीं। वो रो तो नहीं रहा? नाराज तो नहीं हुआ वो? मना लेंगे उसको, आने दो। आजा रे आजा। ओके चलो। CEC क्या होता है? इसको बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। क्या बोलते हैं? सॉरी, बंद कर दो। धनायन विनिमय क्षमता। जीवन के भी यही सच्चाई है। 2 लोग यदि समान रूप से मेहनत करते हैं ना तो हमेशा एक जैसा फल नहीं मिलता। ये मान लेना है। बहुत बार हम हताश हो जाते हैं, यार मैंने भी इतना ही पढ़ाई की लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, और सामने वाला पढ़ाई नहीं कर रहा था, कम कर रहा था, या मेरे जितनी कर रहा था फिर भी लग गई। तो हर इंसान को हर चीज हर उसी समय पे नहीं मिलती जिस समय पे किसी और को मिल रही होती है। लेकिन ये मान के चलिए कि एक ना एक दिन वो चीज आपको मिल ही जाएगी जिसको आपने शिद्दत से चाहा है। कल इनको नोट्स मिल जाएंगे, हो सकता है अभी घंटे भर बाद मिल जाए। इन्होंने नोट्स चाहा था, दोनों साथ में गए, उठ के दोनों को साथ में भेजा, उनको मिल गए, इनको नहीं मिले। तो जरूर नहीं है कि आपको सफलता पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि हर एक के सक्सेस के ऊपर उसका नाम लिखा होता है। वहां है ना, वहां यहाँ क्या होता है, हम बहुत बार चीजें जो है ना, मान लो ये बैग खरीदने गए, आपको पहले गए तो पहले पसंद आ गया, पहले ले आए। वहां ऐसा नहीं है। वहां मतलब जो डेस्टिनी है, जो आपका किस्मत लिखी गई है, वहां पे सबके ऊपर, सभी के बैग के ऊपर, सभी के पैकेट के ऊपर नाम लिखा हुआ है। वो पैकेट किसी और को मिल ही नहीं सकता। ठीक है? तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप एक साथ सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब है कि रियल में आपको जो बनना है ना, उसके लिए अलग भगवान प्लानिंग कर रहा है, और आपकी प्लानिंग से बेहतर प्लानिंग है उसके पास। आप जितना सोच पा रहे हैं ना, उससे अधिक सोच रहा है वो। क्योंकि यदि सचिन तेंदुलकर इस बात से जज कर लेता खुद को कि 10वीं में फेल हो गया, मतलब जिंदगी में फेल हो गया, तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान नहीं कहते। समझ रहे हैं? तो अपने आप को किसी एक सफलता या आपको एक विफलता से जज नहीं करना होता है। आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ और चीजें भी बनी हुई है। तो आप सचिन तेंदुलकर हैं अपने फील्ड के, समझ रहे हैं? आप भी नो टेंशन, अगली बार बनेंगे नोट्स, ये नोट्स मिलेंगे हैं। ये तो और करेंगे मस्त। और RS तो होता है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और अब आप एक राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के साथ RAS, राजस्थान एकेडमी, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें भी आप तैयारी कीजिएगा। सुपरवाइजर बनने के बाद तो तैयारी और आसान हो जाती है। सुपरवाइजर को ज्यादा काम नहीं करना होता है, पता है आप लोगों को? मस्त पढ़ाई कीजिए। धनायन विनिमय क्षमता क्या होता है? अच्छा, विनिमय शब्द आपने पहले कभी सुना है क्या? क्या मतलब होता है इसका? हाँ, आदान प्रदान। इसका मतलब होता है आदान प्रदान।
किसका आदान प्रदान? धनायनों का। किसी मिट्टी में धनायनों के आदान प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। क्या होता है? मिट्टी के कण होते हैं, इन कणों की सतह पे कोई ना कोई धनायन बैठा होता है। क्या बैठा होता है? धनायन बैठा होता है। ये धनायन आसपास के विलयन में बैठे हुए धनायनों के साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान होते हैं। ये धनायन यहां आ जाएगा तो ये धनायन मिट्टी में चला जाएगा, ये धनायन यहां आ जाएगा तो ये वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो इनका जो एक्सचेंज हो रहा है इनको बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। ये मिट्टी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है जो मिट्टी की उर्वरता बताती है। किसका क्या बताती है? मृदा उर्वरता बताती है, सोइल की फर्टिलिटी बताती है। याद रखना, मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में कोई बताया था, वो बताने वाला साइंटिस्ट था थॉमस वे। कौन था? जिसको मृदा रसायन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। मृदा रसायन का जनक, लिख लीजिए। कैटायन एक्सचेंज के बारे में सबसे पहले किसने बताया? थॉमस वे ने। और थॉमस वे को क्या बोलते हैं? मृदा रसायन का जनक। और थॉमस ग्राम को कॉलोइडल रसायन का जनक, लिख लीजिए। लिख लिया? अच्छा, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ नंबर है वो याद करने हैं, वो ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ धनायन विनिमय क्षमता है वो आपको याद करनी है। अच्छा, क्या मात्रक होता है धनायन विनिमय क्षमता का? तो याद रखना, धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक क्या होता है? सीसी का मात्रक। तो दो मात्रक होते हैं इसके। कितने मात्रक होते हैं? दो। एक होता है सेंटीमोल, मैंने कहा था ना, एक ही चाहिए सर, एक ले जाइए वापस। एक इनको मिल गया पहले ही, थैंक यू सर। क्या बोला था मैंने? सबको मिलेगा, समय ज्यादा लग सकता है। मिल गई ना सफलता, तो इसीलिए यदि आपका पिछली बार नहीं हुआ सुपरवाइजर में तो हताश मत, तो ये इस बार होगा। और इस बार नहीं हुआ होगा तो क्या पता आप आरएस के लिए बने हैं, आप आईएएस के लिए बने हैं, आप किसी और एग्जाम के लिए बने, हो सकता है। तो आप मस्त तैयारी, जो मिले आपको उसकी तैयारी बढ़िया कीजिए। इसका मात्रक होता है सेंटीमोल पर किलोग्राम, यह होता है मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। अच्छा, कैसे लिखते हैं इसको यह भी याद रखिएगा, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, या इसको लिखते हैं मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम। किसका मात्रक है ये? सीईसी का मात्रक है। अलग अलग मिट्टी में पाए जाने वाले कॉलोइड की सीईसी अलग अलग होती है। मिट्टी के अलग अलग कणों की जो सीईसी है ना वो अलग अलग होती है। मिट्टी के कण कौन कौन से हैं तो देखिए, लिख लिया ये? अरे लिखे हुए हैं, हाँ ये लिख लीजिए। लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा। अब देखो, एक आपका खनिज होता है जिसका नाम है केओलिनाइट। क्या नाम है? बोलिए केओलिनाइट। दूसरे नंबर बोलिए इलाइट। क्या बोलेंगे? तीसरे नंबर बोलिए क्लोराइट। क्या बोलेंगे? क्लोराइट। 4 नंबर पे बोलिए मॉन्ट मोरिलोनाइट। क्या बोलिए? मॉन्ट मोरिलोनाइट। 5 नंबर पे बोलिए वर्मिकोलाइट। 6 नंबर पे बोलिए ह्यूमस। और कुछ है क्या? नहीं। अरे अभी बताते हैं क्यों दे रखा है एक में, समझिए। इसकी सीसी होती है 3 से लगाकर 15 सेंटीमोल पर किलोग्राम।
इसकी CC होती है 20 से लगाकर 40 और इसकी भी होती है 20 से लगाकर 40, इसलिए भैया ने साथ में लिख दिया, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्लोराइड अलग होता है और इलाइट, लेकिन दोनों की CC क्या होती है, बराबर होती है। मॉन्टमोलाइट की होती है 80 से लगाकर 100 तक, वर्मिकुलाइट की 120 से 150, इसकी 150 से 300। अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी होती है, ह्यूमस की, लेकिन ह्यूमस होता है कार्बनिक, कैसा होता है, और ऊपर वाले सब कैसे हैं, अकार्बनिक। अब मैं पूछ लूं अकार्बनिक में सबसे ज्यादा किसकी है, वर्मिकुलाइट की। तो ये दोनों बातें भी याद रखना, लिख लीजिए। लिख लिया। एक होता है ऋणायन विनिमय क्षमता, ये क्या होती है, इसमें धनायन है तो उसमें क्या होंगे ऋण, तो ऋणायनों के आदान प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऋणायन विनिमय क्षमता। मिट्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऋणायन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, कौन इंपॉर्टेंट है, धनायन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऋणायन विनिमय क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, याद रखना केओलिनाइट की। किसकी ज्यादा होती है, लिखा होगा देख लीजिए, ऋणायन विनिमय क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, केओलिनाइट की होती है। अगला कौन सा गुणधर्म है, जैविक गुणधर्म, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है जैविक गुणधर्म। जैविक गुणधर्म में सबसे पहले क्या है, मृदा सूक्ष्म जीव। अच्छा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं पता है आपको, जो दिखाई नहीं देते, तो फिर कैसे होंगे वो, तो जो दिखाई नहीं देता वो तो भगवान होता है। हाँ, जो नग्न आंखों से दिखाई, उनके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी लगानी पड़ती है। जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई दे रहा वो भगवान है, समझ रहे हैं, उनके लिए सूक्ष्मदर्शी नहीं, उसकी तीसरी आंख चाहिए होती, थर्ड आई है, जो संजय के पास थी, भगवान कृष्ण ने दी थी, समझ रहे। बाकी जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते उनको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। तो ऐसे जीव जो सामान्य आंखों से दिखाई, लेकिन आगे माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो दिखाई दे देंगे, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। मतलब आकार में बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा आकार बड़ा है, मेरा आकार से ये छोटा है, सूक्ष्म जीव है, ये तो वृद्ध जीव है। लेकिन जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव। मिट्टी में मुख्यतः जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें है जीवाणु, कवक, इसके अलावा है आपका शैवाल, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसिटीज और विषाणु वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट है जीवाणु। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जैसे मैं नंबर की बात करूं कि भाई टोटल काउंट करें एक एक को, तो सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, जीवाणु। लेकिन बाहर के आधार पर सबसे ज्यादा है कवक, क्योंकि जीवाणु संख्या में बहुत ज्यादा लेकिन बाहर में कम होते हैं, कवक बाहर में बहुत ज्यादा लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं। अब मैं बोलूं कि मेरे भैया का, अब हम दोनों भाई हैं और हम दोनों का बाहर जोड़े ना, तो तुम पांचों के बराबर हो, समझ रहे। तो बाहर में तो हम कवक लोग ज्यादा है, संख्या में तुम लोग ज्यादा हो। तो संख्या में तो जीवाणु और बाहर में कवक। तो ये समझना आपको कि वो मोटे होते हैं लेकिन संख्या में ज्यादा नहीं है, लेकिन जीवाणु संख्या में ज्यादा है लेकिन ज्यादा मोटे नहीं होते। आई बात समझ में। अच्छा, अम्लीय मृदाओं में याद रखना कवक ज्यादा होते हैं। कवक क्या होते हैं, तो यदि कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अम्लीय मृदाओं में कौन ज्यादा है, अच्छा, उदासीन मृदाओं में जीवाणु, क्षारीय मृदाओं में एक्टिनोमाइसिटीज और जलमग्न मृदाओं में शैवाल ज्यादा होते हैं, एल्गी जिसको बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं जिसको, है ग्रीन हरित, ब्लू ग्रीन, नील हरित शैवाल। तो जो नील हरित शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये किसमें ज्यादा होते हैं, हाँ जलमग्न, जैसे धान के खेत में। किसके खेत में, धान के खेत में। एक आपको याद रखना है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ, कौन से पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। एक तो था कार्बनिक पदार्थ, आपको एक बात मैं बताऊं, नाम क्या है इसका, कार्बनिक पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक
मैटर। अच्छा, आप सभी को पता है नाम कार्बनिक पदार्थ है तो इसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होगा? कार्बन होगा। तो एक बंदा आया था वॉन बेमलेन, क्या नाम था? वॉन बेमलेन। इसने कहा कि कार्बनिक पदार्थों के अंदर 58% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 58%। वॉन बेमलेन ने बताया कि कार्बनिक पदार्थों के अंदर 58% तो सिर्फ क्या होता है? कार्बन। मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ जो है ऑर्गेनिक मैटर है वो कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सल्फर के, सबके बने हुए। तो इसमें से कार्बन तो कितना है? 58। और 42 जो रिमेनिंग है वो ये सब है, 42%। तो 58% कार्बन होता है। अब 100 में जब 58 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 1.724। इसको कहा जाता है बेमलेन कारक। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेमलेन कारक का मान कितना होता है? कितना होता है? 1 पॉइंट। लिखा हुआ है क्या? पहले लिखा हुआ है, वहां जाइए, वहां जाइए। पहले पढ़ा दिया था क्या मैंने? पढ़ा दिया था ना? बहुत बढ़िया, वापस आ जाइए, मत जाइए। हाँ, तो ये बेमलेन कारक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1.724 क्या होता है? बेमलेन कारक होता है। आगे कौन सा गुणधर्म है भैया? अच्छा, इन जीवाणुओं को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। कुछ जीवाणु होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी माने स्व मतलब खुद, पोषी मतलब पोषण करने वाले, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? अच्छा, आप बताओ, आप स्वपोषी हो विषम पोषी हो? क्यों? खाना टिफिन आता है क्या आपका? तो खाना खुद कौन बनाता है? आप खुद। आप कैसे हो? स्वपोषी हो विषम पोषी हो? जो खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी। और जो खाना किसी और के ऊपर निर्भर है वो कैसे होते हैं? तो ये कौन से हुए? नहीं, खाना मतलब खाना पकाना नहीं, खाना मतलब फूड मटेरियल। गेहूं इनका खुद का थोड़ी है। किसके ऊपर डिपेंड है? पौधे के ऊपर। या तो दुकान वाले के ऊपर है, पैसे देंगे दुकान वाला, लेकिन दुकान वाला कहां से ला रहा है गेहूं? पौधे से ला रहा है ना। तो हम अपना भोजन खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते भाई, हम किसी और पे डिपेंड है। पौधा बोले नहीं मैं गेहूं नहीं पैदा करूंगा, तो हमारी मजाल के कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम किसी और पे निर्भर है। तो हम सब कैसे हैं? विषम। खाना पकाने से स्वपोषी नहीं हो जाता, हम सब कैसे हैं? विषम। लेकिन पौधा कैसा है? स्वपोषी। तो सूक्ष्म जीव भी कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ विषम पोषी। सेवाल स्वपोषी होता है, लेकिन कवक और जीवाणु, लिख लीजिए, जो खाना स्वयं बनाता है उसमें लिखिए सेवाल। स्वपोषी लिखा हुआ है ना, उसमें लिखिए सेवाल लिखा हुआ है। और जीवाणु और कवक क्या है? परपोषी, जिसको विषम पोषी या परपोषी बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब कुछ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते, कुछ जीव श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, उनको वायवीय कहते हैं। कैसे कहते हैं? और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनको अवायवीय कहते हैं। कुछ जो कम टेम्परेचर पे जीते हैं उनको साइक्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मध्यम टेम्परेचर पे जीते हैं, मध्यम तापमान पे, उनको मीजोफिल्स कहते हैं। और जो उच्च तापमान पे जीते हैं उनको थर्मोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? सीएन अनुपात। लिखिए, क्या होता है सीएन अनुपात? कोई बता सकता है सीएन अनुपात क्या होता है? क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात? क्या पता चलता है इससे? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बोलिए। किसी भी पदार्थ में कार्बन के अनुपात में नाइट्रोजन कितना है? एक अनुपात अपन अभी रूम पे निकालते हैं। टीचर अनुपात, अनुपात स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट अनुपात, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात। तो अपने क्या अनुपात रहेगा? हाँ, टोटल कितने आप? 7 नहीं 6। तो 1:6। तो इस क्लास का टीचर और स्टूडेंट अनुपात कितना है? 1:, या 6 अनुपात 6 स्टूडेंट और 1 टीचर, या 1 टीचर 6 स्टूडेंट। तो अब यदि क्लास की बात करें, अब मैं बोलूं क्लास में लाइट अनुपात पंखे कितने हैं? तो आप देखेंगे 4 और 1 5 पंखा है, और लाइट बहुत सारी, आप गिन नहीं पाएंगे। मैं बोलूं इस क्लास में एसी अनुपात पंखा कितना है? तो 1 एसी और 5 पंखे, तो 1:5 है। तो ऐसे ही कार्बनिक पदार्थों में कार्बन कितना है और नाइट्रोजन कितना है। मान लीजिए 1 कार्बन है तो उसके बदले में कितने नाइट्रोजन है, और मान लीजिए 1 नाइट्रोजन है तो उसके बदले में कितने कार्बन है। इसको बोलते हैं सीएन अनुपात। सीएन अनुपात कंपोस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। कोई चीजें सड़ती है ना, तो सड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सीएन अनुपात, क्योंकि कंपोस्टिंग से जो वाइड सीएन होता है, बहुत बड़ा सीएन है, जैसे 100:1 है, तो कंपोस्टिंग होने के बाद ये क्या हो जाएगा? 20:1। कम हुआ ज्यादा हुआ?
कम हो जाता है। किसकी मात्रा बढ़ी और किसकी कम हुई? अरे भैया देखो, यहां 100 कार्बन पर एक नाइट्रोजन था, 200 कार्बन पे कितने नाइट्रोजन थे? 2 नाइट्रोजन। यहां 20 कार्बन पे कितना नाइट्रोजन है? 40 कार्बन पे, 60 कार्बन पे, 80 कार्बन पे और 100 कार्बन पे, और यहां 100 कार्बन पे कितना है? तो कार्बन कहां ज्यादा है? ऊपर वाले में। नाइट्रोजन कहां ज्यादा है? जितना कार्बन के ऊपर एक नाइट्रोजन हुआ करता था पहले, उतने ही कार्बन पे अब कितने हो गए? तो कितने गुना बढ़ गया नाइट्रोजन? 5। तो सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। लिख लीजिए, सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। लिख लिया? चलो बढ़े आगे। चलो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, सामान्य मृदा का सीएन अनुपात होता है 10:1। भारतीय मृदाओं का होता है 8:12:1। भारतीय मृदाओं का कितना होता है? 8 से लगाकर 12:1। ह्यूमस का भी होता है 10:1। कितना होता है? 10:1। खाद होती है ना, खाद, उसका होता है 30 से 40:1। लिखा होगा शायद तुम्हारे, कितना लिखा हुआ है? हाँ गलत है वो, 30 से 40:1। तो ऐसे लिखना, देखो 30 से 40:1 गलत लिखा हुआ उस बच्चे ने। खाद होती है ना, खाद, हरी खाद। अच्छा, हरी खाद का इससे कम होता है, कितना होता है? 20 से 30:1 हरी खाद का। ये तो खाद का, FIM का 30 से 40। अच्छा, गोबर का कितना होता है? गाय के गोबर का 100:1। अब क्वेश्चन आता कभी बार, बिना सड़ी खाद का। तो बिना सड़ी खाद क्या होता है? और गोबर का कितना होता है? 100:1। भूसे का कितना होता है? भूसा यदि गेहूं का है तो 80:1, और चावल का है तो 100:1 है। अच्छा, लकड़ी के बुरादे का 400:1। सबसे ज्यादा सीएन रेशियो कितना होता है? लकड़ी। अच्छा, सीएन अनुपात बढ़ने पर चीजें सड़ती, जिसका कम होगा वो ज्यादा सड़ेगी और जिसका ज्यादा होगा वो कम सड़ेगी। जैसे 20:1 से कम है तो अपघटन बहुत आसानी से होगा। अपघटन क्या होगा? और 30:1 से ज्यादा है तो अपघटन क्या होगा? मुश्किल होगा। ये लिखा हुआ होगा, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, या फिर आपका लिखा होगा मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। अरे भैया, शुरुआत में लिखा है सीएन अनुपात, शुरू में ही। सीएन अनुपात कहां शुरू हो रहा है? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? चलो मुझे आने दो मेरे दोस्त के पास। ये देखो, कार्बनिक पदार्थ का सीएन 20:1 से है तो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ेगा, 20 से 30 से नाइट्रोजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, और 30 अनुपात से ज्यादा नाइट्रोजन की कमी या स्थिरीकरण हो जाएगा। ये परफेक्ट याद करके आना कि 20 से ज्यादा है, सॉरी 20 से कम है तो मिट्टी में यदि वो कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, और 30 से ज्यादा है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मृदा निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा निर्माण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल फॉर्मेशन। कोई बताएगा क्या होता है? देखो, यहां इसके अंदर 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। कितने प्रकार की प्रक्रिया है? पहला है चट्टानों का टूटना, दूसरा है उस टूटे हुए पदार्थ से मिट्टी का बनना। मृदा निर्माण में कितनी प्रक्रिया होती है? पहले चट्टानें टूटती है, फिर टूटी हुई चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखो, ये है चट्टान, ये चट्टान टूटेगी तो पैतृक पदार्थ बनेंगे। क्या बनेंगे? इनको बोलते हैं रिगोलिथ। क्या बोलते हैं? और ये रिगोलिथ आगे जाके क्या बनाएगा? मृदा बनाएगा। इस प्रक्रिया को कौन बताएगा क्या कहते हैं? हाँ सही बोल रहे हो, अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय या अपक्षय बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा निर्माण कहते हैं। तो याद रखना कि चट्टानों का टूट के पैतृक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, और पैतृक पदार्थ का मिट्टी में बदलना मृदा निर्माण।
इसको तो बोलते हैं वेद रिंग। क्या बोलते हैं? कौन सा रिंग? वेद रिंग। और इसको क्या बोलते हैं? सोइल फॉर्मेशन या पेडोजेनेसिस। ये जो वेद रिंग होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? भौतिक, रासायनिक, जैविक। सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक। कौन सी इंपॉर्टेंट है? और रासायनिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट है जल अपघटन। स्टार पॉइंट कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपघटन कौन सा है? जल अपघटन। सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक जो आपका अपचय है वो कौन सा है? जल अपघटन है। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? लिखवा लेते हैं। और लिखा हुआ है। फिर है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण में आपको 2 बातें याद रखनी है। मृदा निर्माण में कितनी बातें याद रखनी है? 2। मृदा निर्माण के कुछ तो होते हैं कारक और कुछ होती है प्रक्रियाएं। अच्छा, मृदा निर्माण वैसा ही है जैसे आपका सब्जी का निर्माण, जैसे आपके रोटी का निर्माण। मुझे बताओ, आपको सब्जी बनानी है, खाना बना, अच्छा चाय तो बनाने आती है सबको? मैगी, आपने मैगी बनाई बेटा कभी? अच्छा, मैगी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नहीं, सबसे पहले वही बताएंगे, खड़े होकर बताएंगे भैया कहां से हो आप? दोसा। और क्या नाम है? अंकित जी मीणा। और अंकित जी आप दोसा से हैं, तो आप पहली बार आए हैं क्लास में? मेरी क्लास छोड़ लिया आपने पहले? अब उदास नहीं रहना है, आपको खुश रहना है। मैं उदास हूं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन आपको उदास नहीं, आपको हो रहा सर दर्द? नहीं, स्वस्थ है एकदम। मैं तो आगे क्लास भी नहीं ले पाऊंगा, अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बुखार आ जाएगा, शरीर दर्द हो रहा है। क्योंकि ज्यादा पैसे आते हैं ना आदमी का, तो रोग भी आ जाते हैं, पैसे बहुत है। कुलदीप, ओके। तो अंकित जी आपको ये बताना है कि मैगी बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। मैगी का पैकेट सबसे पहले, मसाला, गैस स्टोव बहुत बढ़िया, पानी, हाँ सब्जी वगैरह जो भी डालना है वो, ये बोल रहे कुछ, बर्तन, हाथ पे तो पका नहीं सकते तो बर्तन, बर्तन बहुत बढ़िया। और यही पागल बनाने वाला भी तो चाहिए, अपने आप थोड़ी बन जाएगी। हाँ हाँ, बनाने वाला भी इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? खाने वाला भी इंपॉर्टेंट है। बना के छोड़ देंगे कौन, क्या मतलब है? भूख लगी भयंकर, मैगी का नाम लेते ही जाते ही 60 रुपए की मैगी ऑर्डर करके मसाला मैगी खा लेंगे। कौन सी मैगी पसंद है आपको? चीज वाली, मसाला, प्लेन, कौन सी वाली? मसाला वाली। अच्छा, आपने बनाई है मैगी? कौन सा पैकेट खरीदते हैं मैगी का? विद्यार्थी जीवन में मैगी, पोहे ये सबसे वरदान है। झटपट तैयार, खटपट खाओ, झटपट पच जाए, आतो भूख भी लग जाए। ऐसा होता है कभी कभी मैगी खाते खाते भूख लग जाती है। ऐसा हुआ आपको खाना खाते खाते भूख लग गई वापस? ओके, आपको सब ज्यादा भोजन के शौकीन नहीं लग रहे हैं, तभी दुबले पतले से देखो हैं। तेज हवा की झोंके आए तो उड़ भी जाए, हम नहीं उड़ने वाले, हम खाने पीने के शौकीन है। अब इसमें से आप जितनी बातें बताइए ना, उसमें से एक बात आप मिस कर लिए। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वो है मैगी बनाने का तरीका। सब चीजें हैं मेरे पास, पता ही नहीं है बनाते कैसे हैं। मैंने गैस के ऊपर उल्टा बर्तन रखा, ऊपर रखी मैगी, ऊपर डाला पानी और मसाला खा गया। ये कोई तरीका है क्या? तो तरीका पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, कोई भी चीज बनाने के लिए सिर्फ ये फैक्टर नहीं चाहिए, सिर्फ ये सामग्री नहीं चाहिए, एक तरीका भी होना चाहिए। मुझे आपसे सेजवान नूडल्स बनाने हैं, आप बना लोगे? नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि तरीका क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि सामग्री कौन कौन सी चाहिए। मुझे आपसे काजू कतली बनानी है, बना लोगे आप? नहीं, क्योंकि काजू कतली का सामान पता है, बनाने का तरीका पता नहीं है, तो बिगड़ जाएगी ना। तो 2 चीजें चाहिए, एक तरीका, एक सामग्री। सामग्री को तो बोलते हैं कारक, क्या बोलते हैं? और तरीके को बोलते हैं प्रक्रिया, क्या बोलते हैं? तो कितनी चीजें चाहिए मिट्टी निर्माण के लिए? बनाने वाली सामग्री क्या कहलाती है, और बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया। बनाने का तरीका क्या कहलाता है? पहले क्या पढ़े बोलो? सामग्री पढ़ लेते, ये तो बाद की बात है, पहले कारक पढ़ लेते। तो मृदा निर्माण कारक, मृदा निर्माण कारक। सबसे पहले मृदा निर्माण कारक डोकुचेव ने दिए। किसने दिए? डोकुचेव। डोकुचेव को जानते हैं ना? कितने कारक दिए? 3 कारक। कितने कारक दिए? कौन कौन से? तो उन्होंने कहा क्लाइमेट, जलवायु, सेकेंड उन्होंने कहा जीव, और तीसरा उन्होंने कहा पैतृक पदार्थ। कितने कारक बताए उन्होंने? 3। तो सबसे पहले कारक किसने बताए? कितने बताए? पहला कौन सा, दूसरा,
और तीसरा, उसके बाद में आया जेनी। कौन आया? कौन से साल आया? 1941। और इसने कितने कारक बताए? 5। आज तक कितने कारक है? 5 कारक। इन्होंने एक समीकरण दिया, एक फॉर्मूला दिया, इक्वेशन दी। क्या दी? S इक्वल टू एफ Cl B R P T। कुछ डॉट्स थे और बंद कर। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना 5, Cl B R P T, कितने हैं टोटल? ये 5 ही मिट्टी निर्माण के कारक है। तो मिट्टी निर्माण के अभी कितने कारक है टोटल? पहला नंबर पे क्या है? Cl। Cl फॉर क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको बोलते हैं? जलवायु को। B बायोस्फीयर, जैवमंडल। R रिलीफ या टोपोग्राफी, स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या बोलते हैं? P पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ। T टाइम, समय। तो टोटल वापस बताओ, वापस कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे जलवायु, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्लाइमेट। सेकंड जैवमंडल, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? बायोस्फीयर। थर्ड नंबर पे स्थलाकृति, क्या बोलते हैं? R। फिर पैतृक पदार्थ, क्या बोलते हैं? P पेरेंट मटेरियल। और फिर समय, टाइम, T। ये 5 कारक किसने बताए? जेनी। लेकिन जेनी ने कहा कि ये 5 कारक है, जलवायु है। वापस बोलो आंखें बंद करके। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर, 5 नंबर, समय। Cl बोलो, Cl B R P T बोलो, Cl B R P T। हेलो लो ए कुलदीप बोल, Cl B R P T। अब जोर से बोलो, Cl B R P T, 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 Cl B R P T। आगे बात समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया। Cl फॉर क्लाइमेट, जलवायु। B फॉर बायोस्फीयर, जैवमंडल। R फॉर रिलीफ, टोपोग्राफी या स्थलाकृति। P फॉर पेरेंट मटेरियल और T फॉर टाइम। फिर एक आया साइंटिस्ट, नाम था जोफे। क्या नाम था? जोफे ने कहा शुरू के 2 जो है ना, ये तो है सक्रिय कारक। कैसे कारक है? कब आया जोफे? 1949 में। और बाकी के 3 है, ये कैसे कारक है? निष्क्रिय। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिट्टी निर्माण के कारकों को सक्रिय और निष्क्रिय में किसने बांटा? सक्रिय और निष्क्रिय में किसने बांटा? जोफे ने। मिट्टी निर्माण के कारकों को 2 भागों में किसने बांटा? जोफे ने। मिट्टी निर्माण के कारक 5 किसने बताए? पहले 3 कारक किसने बताए थे? डोकुत्सिया ने। क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आप कर लेना। वापस क्वेश्चन क्या आएगा देखो, मिट्टी निर्माण के टोटल कितने कारक है? किसने बताए? जेनिन। कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? सक्रिय कितने, निष्क्रिय कितने? किसने बांटा? जोफे ने। मेरा सर दर्द हो रहा है, कल क्लास लेंगे हमें। अब तुम शांति से बैठे रहना, जब तक नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी, तो चलो फिर घर चलते हैं, चलो।